हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। कौन सी एक्सरसाइज है? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर देते हैं अब। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट p x, y फ्रॉम द लाइन्स दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10, देन शो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो ऐसा है कोई वेरिएबल पॉइंट भी। तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज, तो कोई अगर डिस्टेंस भी बोल देते तब भी हम परपेंडिकुलर ही मानते। खैर, फिर क्या बोला यहाँ पर? ए वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? एक तो होता है फिक्स्ड पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये दे दिया पॉइंट 1, ये फिक्स हो गया ना। यहाँ पे दे दिया पॉइंट 1, ये फिक्स हो गया। वेरिएबल पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो घूमता रहता है चारों तरफ, है ना। जैसे समझो कि आप एक खेल के मैदान में हो और आप चारों तरफ घूम रहे हो, तो आप वेरिएबल हो गए। तो ऐसे पॉइंट भी है। पॉइंट अपने कोऑर्डिनेट्स अपनी जगह बदलता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन जैसे बदलता रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका पाथ बनेगा ना। पाथ मतलब उसका ग्राफ। तो ग्राफ, कई बार ग्राफ क्या बोलते हैं, जैसे उसको हम लोकस भी बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। कई बार उसका ग्राफ लाइन बन जाता है, कई बार सर्कल बन जाता है, कई बार कुछ और ग्राफ बन जाता है, कई बार हमने वो देखा पैराबोला बन जाता है। तो पॉइंट, एक कोई भी वेरिएबल पॉइंट घूम फिर कर कुछ ना कुछ लोकस बनाता है, पाथ बनाता है, या फिर ग्राफ बनाता है। ठीक है, कोई खास ग्राफ बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, वो जो वेरिएबल पॉइंट है वो इन दोनों लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका जो सम है वो हमेशा 10 रहता है। हाँ, कभी इससे हो सकता है इससे 5 डिस्टेंस पर हो, इससे 5 डिस्टेंस पर हो, कभी इससे 3 डिस्टेंस पर होगा तो इससे 7 डिस्टेंस पर। मतलब इनकी इंडिविजुअल डिस्टेंस बदलती रहेगी, लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस का जो समेशन है ना वो सेम रहेगा। कितना? फिक्स रहेगा, हमेशा 10 रहेगा। फिर क्या बोला है? शो दैट पी मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तब हमें शो करना है कि जो पॉइंट पी है ना, ये जो वेरिएबल पॉइंट है जो घूम रहा है, वो एक्चुअली एक लाइन पर मूव करेगा। मतलब एक लाइन के ऊपर चलता रहेगा, हमेशा फिक्स नहीं होगा, लेकिन लाइन के ऊपर भी चलता रहेगा। लेकिन हाँ, चलेगा हमेशा लाइन पे, किसी ग्राफ पे नहीं चलेगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ से हमें पिक करनी है। एक तो वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, मतलब जो घूमता रहता है। एक है कि मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो लाइन को थोड़ा समझते हैं कि लाइन आखिरकार होती क्या है। तो लाइन वैसे तो पता ही है क्या होती है, लेकिन देखो अब इसमें ना कुछ थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 20 में, डिस्टेंस वगैरह और ये सब। तो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, तो क्योंकि अपने पास में लिखे हुए हैं, आप ये समरी निकाल लो इसके बगल में, इधर बाजू में ये सारी चीज़ें। तो समरी में कुछ पॉइंट्स काम आ जाएंगे अपने। जैसे एक तो ये लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट काम आ जाएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम, एक लाइन है, एक पॉइंट है, तो उसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो मैं एक इसको काम में लेने वाला हूँ, आप भी देख सकते हो अपनी बुक में। फिर थर्ड लास्ट जो पॉइंट है ना, वो भी इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट। तो शो ये करना है कि P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो लाइन क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन पर मूव करेगा? तो देखो हमें ऐसा पता चलेगा, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 विद a एंड b आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द जनरल लीनियर इक्वेशन, और या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो अगर हम ये शो कर दें कि अपना जो P है, P की इक्वेशन अगर हम निकाल लें, P के पाथ की इक्वेशन निकाल लें, और वो इक्वेशन ऐसी आ जाए, ठीक है, इस प्रकार की, तो समझ जाएंगे कि P किस पे घूम रहा है, एक लाइन पर घूम रहा है ना। P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, ठीक है। तो इस इक्वेशन की क्या खासियत है? सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स x और y आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, और इनकी जो पावर्स है वो भी क्या है, 1 है। x मतलब x की पावर 1, y मतलब y की पावर 1, ठीक है। और बस यही चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है, इनके कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ आ रहे हैं। तो ऐसा अगर फॉर्मेट आ जाए, x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 है ना कुछ x की टर्म्स और कुछ y की टर्म्स, और x और y की जो पावर्स है वो 1 हो, बस मतलब लीनियर हो, तो वो हम ऐसा लिखने से प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ये इक्वेशन किसकी है, लाइन की है, तो P लाइन पे मूव करेगा। तो ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें P की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, P कहाँ पे चल रहा है। खैर, अब निकालेंगे कैसे, उसके लिए टूल्स दे रखे, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह ये सब कुछ दे रखा। तो ये हम लिख लेते हैं। अच्छा, लिख लिया मैंने। तो जो P पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, x, y, ठीक है, x, y। यहाँ पर जैसे अब क्या बोला है कि सम ऑफ डिस्टेंसेज, इससे डिस्टेंस निकालूंगा, इससे डिस्टेंस निकालूंगा। तो डिस्टेंस निकालते टाइम में ये वाला फॉर्मूला काम में लूँगा, d बराबर ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना x1 y1, वो उठा के इसमें डालने होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, x1 y1 है,
अपने वाले में x1 y1 नहीं है, x y ही है, तो मैं इसमें रख भी दूंगा तो पता नहीं चलेगा कि रख दिया, तो हम x y ही लेके चल लेते हैं ना, यही बेस्ट है, जो क्वेश्चन में दे रखा वही लेके चल लेते हैं। तो अब जो क्वेश्चन ने बोला उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ डिस्टेंसेस, इस पर अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले इस P पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालेंगे, ये x, y उठाकर इसमें देखो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे ऐसा कुछ मॉडुलस में आता है, कुछ न्यूमरेटर होता है, कुछ डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये जो पॉइंट्स है x और y ये उठाओ और इसमें रख दो, तो x की जगह x रख देंगे, y की जगह y रख देंगे। यहाँ पे कुछ और होता है x1 y1 x2 y2, तो वो भी मैं यहाँ पे रख देता। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा x y है तो वही रख दो, तो x की जगह x आ जाएगा, y की जगह y आ जाएगा। ठीक है, इस बार कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली जनरली x1 y1 आया करता था, इस बार नहीं है, इस बार क्या है x और y ही है, तो रख भी दिया पता भी नहीं चलेगा। तो ये बन गया डिस्टेंस, -5 यहाँ पे आ गया। हाँ RHS 0 होना चाहिए, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ पे क्या आता है, देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या आता है, a² + b², मतलब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है ना, उनका स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लगा के नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले ये वाले देख रहे हैं, इससे डिस्टेंस, ये इसका x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ना, ये P पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल ली, लेकिन क्या है LHS क्या है, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस एंड दिस, दोनों से डिस्टेंस का समेशन, तो मैं समेशन लगाऊंगा। दूसरी वाली डिस्टेंस भी मॉडुलस के अंदर आएगी। अब ये पॉइंट उठा के मतलब इसकी अब इससे डिस्टेंस देख लेते हैं, तो x y उठा के इसमें डाल दो तो क्या बन जाएगा, 3x - 2y + 7 बराबर 0 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अच्छा नीचे की तरफ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, नीचे की तरफ क्या आएगा, x का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इक्वल टू कितना 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, अब आपकी मर्जी है, आप इस क्वेश्चन को लंबा खींचना चाहते हो या शॉर्ट में करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आप शॉर्ट में ही करना चाहते हो, तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। क्वेश्चन में स्पेशली कोई टारगेट नहीं दे रखा कि हमें उस इक्वेशन तक पहुँचना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट, प्रूव करना बस। तो प्रूव अगर हम ऐसा कर देते हैं कि लाइन इस टाइप की है, मतलब x की पावर 1 y की पावर 1, x में लीनियर प्लस y में लीनियर, बस इतना सा भी अगर शो कर देंगे तो वो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है x की पावर 1 y की पावर है ना, काफ़ी साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब बस इतना सा चीज़ बचता है कि यार ये मॉडुलस का क्या किया जाए। मॉडुलस तो है, अब यहाँ तो मॉडुलस की कोई जगह ही नहीं है ना, तो हमें अब मॉडुलस हटाना पड़ेगा। और जब तक हमने मॉडुलस हटाने का प्रयास किया है, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, मॉडुलस हटाने की जब बात आती है ना, तो फिर हम 2 केस लेके चलते हैं, प्लस 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 माइनस, है ना। मतलब दोनों प्लस प्लस, मतलब दोनों सेम साइन के भी हो सकते हैं या फिर एक अपोजिट साइन के भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जैसे ये है ना, यहाँ पे अंदर वाला नंबर क्या रहा होगा, मैं केसेस ले लेता हूँ। केसेस देखो कैसे लूँगा, जैसे फर्स्ट केस ले लेता हूँ, फिर सेकंड केस में कुछ यहाँ पे कंपैरिजन करके बता देते, कंपैरेटिव केस ले लेता हूँ। जैसे पहला जो मॉडुलस हटाऊँगा तो ये प्लस में खुल जाएगा, ये प्लस में खुल जाएगा, है ना, ऐसे प्लस बीच, ये बीच वाला प्लस तो प्लस में रहेगा ही रहेगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक्चुअली थोड़ा बहुत मॉडुलस फंक्शन का भी आता है। सेकंड केस में ये प्लस में प्लस, ये वाला माइनस में खुल जाए, ये माइनस में खुल जाए, ये फिर किस में खुल जाए, प्लस में खुल जाए, या फिर ये पहला वाला मॉडुलस माइनस में तो दूसरा भी माइनस में खुल जाए, है ना, इक्वल टू 10 तो आ ही रहा है सम के अंदर, तो ऐसा बन सकता है। ठीक, तो मैं इनमें से कोई एक केस लेके आपको बता देता हूँ। जैसे चलो मैं पहला वाला केस ले लेता हूँ। तो मॉडुलस क्या करता है, प्लस को प्लस बना देता है, वो तो बनाएगा, माइनस को भी प्लस में बना देता है। तो ऐसा हो पहला केस क्या कह रहा है, प्लस प्लस से खुल गया मॉडुलस, मतलब अंदर की तरफ सोचो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो क्या 100 और 200 को मॉडुलस की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे ही खुल जाएगा, मतलब ऐसे खुलने का मतलब क्या है, कोई साइन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं लगता तब क्या लगता है, प्लस लगता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव तो प्लस लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन फर्स्ट केस ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, x + y - 5 अपॉन नीचे की तरफ कितना है, √2 प्लस, तो प्लस दूसरा वाला भी प्लस में खुल जाएगा, मतलब ऐसे हटा दो इसका मॉडुलस, तो क्या बन जाएगा 3x -
2y प्लस 7 बटे ये 9 और 4 कितना हो गया, √13 हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना, आंसर कितना 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कमेंट कर दो ना आप कि भाई ये क्या है, ये क्या है, एक लाइन है भाई, x की पावर 1 y की पावर 1 है ना, और ऐसा भी नहीं हो रहा कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर है इन x एंड y, दो x और y दोनों में लीनियर है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर x और y ये क्या है, x और y क्या थे, p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, p विल मूव ऑन ए लाइन, ठीक है, p किस पे मूव करेगा, लाइन पर मूव करेगा। अगर यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट x1 y1 होते तो यहाँ पर भी x1 y1 दिख रहा होता, तो x1 y1 में लीनियर है, इसका मतलब p किस पे चलेगा, लाइन पे चलेगा, तो ऐसा बन गया ये। अच्छा अब देखो सेकंड केस देखते हैं ना, सेकंड केस में क्या है, मैं बस 2 ही केस बताऊंगा, फिर आगे ऐसे सिमिलरली आप कर सकते हो बचे हुए केसेस के अंदर। देखो प्लस माइनस का क्या मीनिंग है, अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है यार ये मॉडुलस को माइनस से कैसे खोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो प्लस का है तो प्लस का रहना चाहिए ना। लेकिन देखो एक सिचुएशन आप सोचो, इसमें अंदर की तरफ ऐसा समझो, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इस केस के लिए, ऐसा समझा देता हूँ। सोचो एक मोड के अंदर है 100, ठीक है, पहले मोड के अंदर, प्लस दूसरे वाले मॉडुलस के अंदर है माइनस का 200, ठीक है, और बराबर यहाँ पे 110 लाना ना, तो ऐसा मत सोचो, कुछ और सोच लेते हैं, ऐसा सब देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ और इधर की तरफ में 10 भी मत लो यार, ये ले लेते हैं, चलो 5 ले लेता हूँ, प्लस इसमें मैं -5 ले लेता हूँ, मॉडुलस बराबर हो गया इस बार 10, हाँ ये ठीक है ना। 10 लाने के लिए इतना कुछ किया मैंने, तो समझो इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या है -5, तो मॉडुलस इसकी वैल्यू 5 बना देगा, इसकी वैल्यू भी 5 बना दे, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो -5 का 5 करके रख दूंगा, है ना, इसका आंसर निकाल के रख दूंगा, 5 + 5 5 + 5 हो जाएगा। लेकिन क्या हमें इसका साइन पता है क्या, एक बार सोचो, इसका साइन हमें पता है क्या, नहीं पता ना। 3x - 2y + 7 ये कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला पॉजिटिव है लेकिन ऊपर वाले की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ऊपर वाला 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब नेगेटिव नंबर आए और हम मोड भी नहीं लगा रहे, मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना ये सब संभाल लेता है, लेकिन अब मॉडुलस भी हम हटाना चाह रहे हैं और फिर हम मतलब साइन डिसाइड भी नहीं कर पा रहे, तो हम क्या लिए, इसलिए हमने केसेस बना लिए कि भाई ये पॉजिटिव है, तब इसको एक बार माना ना, इसको मैं नेगेटिव भी मानूंगा, ऐसा नहीं कि इसको पॉजिटिव मान लिया, ऐसा कैसे कर दिया, इसको मैं नेगेटिव भी मान रहा हूँ, देखो ये मान रहा मैं नेगेटिव, ठीक है। तो इसको जब पॉजिटिव माना तब मॉडुलस हटा दिया, कैसे हटाया, प्लस साइन के साथ, क्योंकि इसको मॉडुलस की ज़रूरत ही नहीं है। ये नेगेटिव है, मैं मॉडुलस हटा रहा हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव का अब वो उसका ध्यान कौन रखेगा, जैसे ये मॉडुलस ध्यान रख रहा था किसका, साइन का, हमेशा प्लस आंसर दे रहा था, लेकिन अब ये नेगेटिव है, मॉडुलस भी हटा रहे हैं हम, तो फिर इसके माइनस का, ये खुद नेगेटिव, उसका ध्यान कौन रखेगा, उसके लिए हम खुद से क्या लगा देंगे, माइनस इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये है केस, मैंने सारे केस ले लिए हैं, तो कोई सा केस स्किप भी नहीं होगा। तो दूसरे केस में क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव माना, ये नेगेटिव माना, तो ये तो ऐसे खुल जाएगा, x + y - 5 अपॉन नीचे की तरफ √2, ये नेगेटिव मान रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव मान रहा हूँ, तो इसके नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का ध्यान कौन रखेगा, उसके लिए मैं अलग से इसके बाहर में क्या छोड़ के जा रहा हूँ, माइनस साइन, ये माइनस, तो क्या बन जाएगा 3x - 2y + 7 बटे √13 बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये बन गया, ये प्लस ये माइनस, अगले केस में ये माइनस ये प्लस, फिर अगर दोनों ही नेगेटिव है, -5 है दोनों के दोनों, तो इसको भी माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, ये नेगेटिव है इसको भी माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके दोनों पॉजिटिव होंगे, तब जाके ये 10 बनाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वाला केस ही है। तो देखो फिर से ये एक्सप्रेशन कैसा है, लीनियर इन x एंड y है ना, x और y में क्या है, लीनियर है, x और y में लीनियर है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगा, जैसा कि यहाँ पे अपने थर्ड लास्ट पॉइंट में दे रखा है ना, कि ये जनरल इक्वेशन है लाइन की, जब भी ऐसा लिख दो तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर P विल मूव ऑन ए लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना सिमिलरली इन केस 3 एंड 4, ठीक है। केस 3 और 4 में भी क्या होगा, ये घटना होगी, ये घटना मतलब क्या, P विल मूव ऑन ए लाइन। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ सब्जेक्टिव सा हमने अप्रोच लगाई है इसमें। तो मेन चीज़ क्या है, आपको डिस्टेंस लगाओ और ये मॉडुलस खोलना, ये मेन चीज़ है।
तो आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, चाहो तो चारों केस सोल्व करके देख लो, कहीं पर भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर आने का नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, x की पावर 1 आएगी, y की पावर 1 आएगी, तो फिर ऑब्वियसली लाइन ही बनेगी। लाइन बनेगी तो p लाइन पर ही मूव करेगा अपने ग्राफ पर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। विच इज़ इक्विडिस्टेंट, अरे नया वर्ड आ गया। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि दो लाइन से इक्विडिस्टेंट, मतलब जरूर नहीं लाइन हो, ऐसी चीज़ जो कि किन्हीं दो चीज़ों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, मतलब जितनी डिस्टेंस पहले से उतनी डिस्टेंस दूसरे से, है ना, ऐसा होता है इक्विडिस्टेंट। फ्रॉम पैरेलल लाइंस 9x प्लस, अच्छा यहाँ पे पैरेलल लाइंस है तो 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस आपस में भी क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में बोल ही दिया, नहीं बोला होता तो हम थोड़ा गौर फरमाते हैं यहाँ पर। ये क्या है, 9x और 6y है ना, आप देखो यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट क्या है 3 और ये 2, तो x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो है, तो हम वैसे भी पकड़ लेते हैं इसको। खैर, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर नहीं दिख रही, अच्छा पैरेलल का क्या कंसेप्ट होता है ये भी मैं आपको भी थोड़ा क्लियर करूँगा, कैसे आप डायरेक्ट दो पैरेलल लाइंस मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। खैर, थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे ये तो वही है 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। इस लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लूँ, ये देखो क्या है 3x, इसको ना जैसे यहाँ पर क्या है 3 का 9 हो गया, 2 का 6 हो गया, इसका मतलब इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे दूसरी इक्वेशन को, तो काफ़ी हद तक इक्वेशन 1 जैसी फॉर्म मिल जाएगी हमें। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 तिया 9x हो गया और 3 दूनी 6 हो गया 6y, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट तो अलग आएगा। ये वो 10th क्लास वाली बात नहीं हो गई, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पैरेलल तो है लेकिन दूर दूर है, अगर ये भी बराबर हो जाता तो कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसा सिस्टम है, आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो कि कोई दो लाइंस पैरेलल है या नहीं। 10th क्लास वाला तरीका लगा दिया करो बस आप। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि इन दोनों लाइन से जो इक्विडिस्टेंट लाइन है उसकी इक्वेशन हमें पता करनी है। तो थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाते हैं। इस लाइन का ग्राफ समझो कि ऐसा हो गया, इस लाइन का ग्राफ समझो कि ऐसा हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। हमें एक न्यू लाइन पता करनी है जो कि इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब ऐसी किसी जगह पर बनेगी जो कि इन दोनों से डिस्टेंस बराबर बराबर रखती है। तो आप सोचो कहाँ बन सकती है, नीचे बनेगी क्या, नहीं, यहाँ बनेगी तो इससे डिस्टेंस कम है, उससे डिस्टेंस ज़्यादा है, ये तो इक्विडिस्टेंट हो। ऊपर भी नहीं बन सकती, पास वाली से डिस्टेंस कम हो जाएगी, दूसरी वाली से ज़्यादा हो जाएगी। तो बीच में बनेगी तो कहाँ पर, एग्जैक्टली बीच में बनेगी, यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे बीच में से ऐसे पास हो, थोड़ी सी लग नहीं रही लेकिन मान लो हाँ है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना d, वही डिस्टेंस इनके बीच में भी होनी चाहिए, तभी इसका मतलब क्या है, इक्विडिस्टेंट है ना। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है, इक्वल डिस्टेंस रखने वाली। तो अब हमें इसकी इक्वेशन पता करनी है। चलो इस यहाँ पे थोड़ा सा हम सोचते हैं कि कैसे करें, कैसे हम चीज़ों को और आसान बनाएं। एक यहाँ पे पॉइंट काम आएगा, देखो लाइन से लाइन के बीच की डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूलाज पढ़े थे ना इस चैप्टर में, पॉइंट से लाइन का, लाइन से लाइन का, उनमें से कौन सा काम आएगा, लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात है तो लाइन से लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला काम आएगा। उसके लिए भी मैं अलग से नहीं लिख रहा, आप यहाँ पे देख लो, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, समरी का लास्ट वाला पॉइंट, इसमें ये जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्ट शो कर देता हूँ, ये काम आने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 इज गिवन बाई दिस d इक्वल टू c1 c2, कॉन्स्टेंट्स का अंतर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ जो a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है ना, ये पहली चीज़ दोनों लाइंस में होना चाहिए, ए बी देखो ये रहा सेम। तो ये निशानी है किसकी, पैरेलल लाइंस की। अगर यहाँ पे 2a 2b भी आता ना, तब भी हम सेम बनाते, फिर जो सेम है दोनों में है वो हम यहाँ पे रखते हैं ना, a और b का स्क्वायर का समेशन। तो अब देखो आपके ये हिंट तो मिल रहा है कि जब दो लाइंस, अगर मान लो ऐसा सोचो तीसरी लाइन भी है इनके पैरेलल, एक ये लाइन है दूसरी है, तो तीसरी लाइन भी है, तो तीसरी लाइन आप क्या मानोगे, आप ऐसे ही मानोगे ax प्लस बी वाई प्लस इसमें c1 आ गया, दूसरे में c2 आ गया, तो तीसरी में क्या लिख दोगे, c3 लिख दोगे। पैरेलल है इसका मतलब x और y के कोएफिशिएंट्स आप सेम रख के कांस्टेंट बदल के तीसरी लाइन मान सकते हो। तो पहली लाइन की इक्वेशन ये है 9x 6y माइनस 7,
और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है 9x 6y 18। तो 9x और 6y तो सेम है ना, तो क्यों ना हम ये लाइन इनके ही पैरेलल होगी, तो क्यों ना हम इनको भी, इस तीसरी वाली लाइन, बीच वाली लाइन को भी इनके ही रेस्पेक्ट में मान ले, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ना निकालनी पड़े, है ना, हम बहुत सारा जो अपना वर्क है वो बच जाए। तो इसकी इक्वेशन मैं कैसे मानूंगा, देखो इसकी इक्वेशन ऐसे मान लेता हूँ, ये दोनों तो बदलेंगे नहीं, है ना भाई, ये तो बदलेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9x प्लस 6y आ जाएगा। हाँ, कांस्टेंट जरूर अलग होगा ना, कांस्टेंट अलग होगा, इसके साथ -7 था, इसके साथ 18 है, तो इसका कांस्टेंट कुछ अलग होगा, उसको मैं कुछ मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ये लाइन पता करनी है, बस एक चीज़ से बच गई ये लाइन, ये c, बाकी ये दोनों तो चीज़ें हमें पता चलेगी। अगर हम c भी निकाल ले कैसे न कैसे करके, तो फिर अपना काम हो जाएगा, यही लाइन अपना आंसर है ना, यही क्या अपना आंसर हो जाएगा। खैर, अब ये c कैसे निकाल ले, तो अब हम वो चीज़ यूज़ में लेते हैं, कौन सा वर्ड, इक्वी डिस्टेंट, है ना, इक्वी डिस्टेंट वर्ड यूज़ में लेते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके बीच की है, तो पहले मैं इनकी बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ये d1, और इसकी इनकी बीच की डिस्टेंस ये क्या d2। इक्वी डिस्टेंट है तो d1 बराबर d2 है, जो नई वाली लाइन है वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो पहली से d1 दूसरे से d2 बराबर रख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ATQ। तो चलो d1 निकालते हैं, d1 मतलब इन दोनों लाइंस की बीच की डिस्टेंस, कौन कौन सी, ये रेड वाली लाइन ये, और ये ऊपर वाली लाइन ये, इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये रहा लास्ट वाले पॉइंट में, ऊपर आएगा कॉन्स्टेंट्स का अंतर, लेकिन कब, जब x और y का कोएफिशिएंट सेम हो। हम जानबूझकर हमने सेम बना लिए, इसका नहीं था, इसका भी सेम बना लिया, 9x 6y 9x 6y 9x 6y, है ना। तो अब उसकी टेंशन लो ही मत, नीचे की तरफ 9² प्लस 6² ही आएगा। ऊपर की तरफ देखो, C1 माइनस C2 कॉन्स्टेंट्स का अंतर, ये क्या है कॉन्स्टेंट, -7, इसका कॉन्स्टेंट क्या है C, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा ऊपर, तो d1 में क्या बन जाएगा, -7 माइनस C, -7 माइनस C डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, क्या लगेगा, 9 और 6, इसमें भी 9 और 6, तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू d2 मतलब ये वाली डिस्टेंस है ना, रेड वाली और ये नीचे वाली, मतलब ये और ये इनके बीच की डिस्टेंस। तो ऊपर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट्स का अंतर, तो क्या आ जाएगा 18 माइनस C, नीचे की तरफ अंडर रूट ऑफ वही 9 और 6, तो 9² प्लस 6², तो इससे ये कट जाएगा नीचे वाला। अब ये बच गया ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर वाले को डील करते हैं, तो ये क्या बन गया, -7 माइनस C का मॉडुलस। अब पता नहीं ना ये क्या है, आप चाहो तो माइनस हटा दो इसका, वरना रहने दो, लेकिन पता नहीं, हो सकता है ये अभी जो पड़ा है ना ऐसा कैसा है, वही क्या हो, पॉजिटिव हो। C की वैल्यू मान लो -100 हो गई तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो पड़े रहने दो। इधर क्या है 18 माइनस C, तो अब है ना वही सिचुएशन, दो मॉडुलस है ना, दो मॉडुलस है। एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे समझो कि 3 बराबर 3 आया, कैसे आया, 3 का मॉडुलस बराबर 3 का मॉडुलस, ऐसे भी हो सकता है। 3 का मॉडुलस बराबर -3 का मॉडुलस, ऐसा भी हो सकता है। -3 का मॉडुलस बराबर 3 का मॉडुलस, ऐसे भी हो सकता है। -3 का मॉडुलस बराबर -3 का मॉडुलस, ऐसा भी हो सकता है। तो इस रिजल्ट से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, है ना, या फिर इन चारों रिजल्ट से हम वापस यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मॉडुलस के अंदर की चीज़ है, बाहर पता नहीं चलती, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही केस ले लेंगे, मतलब ये केस और ये केस दोनों सेम है। पहली चीज़ आप नोटिस करो, इनको मैं ऐसे 4 केस नहीं बनाऊंगा, मैं बस 2 ही केस बनाऊंगा, एक तो इनका और एक इनका। ये दोनों पहला वाला लास्ट वाला सेम केस है भाई, ये 3 है, ये -3 तो बात तो एक है ना, -3 से -3 कट जाएगा, मतलब हो सकता है कि दोनों सेम साइन के ही हो। तो पहला केस तो ऐसा बन जाएगा -7 माइनस C बराबर 18 माइनस C, ठीक है, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, या फिर ये भी -3 और ये भी -3 हो। तो पहला केस ये हो गया, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, एक 3 हो और दूसरा वाला पहले वाले का उल्टा हो, मतलब साइन में उल्टा हो, ये 3 है तो ये -3, ये -3 तो ये 3, या फिर ये x है तो वो -x, वो -x है तो ये x, ऐसे कुछ करके। तो ये है -7 माइनस C, तो दूसरा वाला 18 माइनस C क्या हो, इसका उल्टा हो, माइनस साइन के साथ हो, समझ गए। तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। आपको दोनों तरफ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4 केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 4 केस बनाओगे ना, तब भी आप इन्हीं दोनों केसेस पर आकर रुकोगे, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही समझ जाओ। खैर, इसको सोल्व करें।
ये -7 माइनस सी बराबर ये 18 माइनस सी हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये इसको अंदर भेजो, 7 प्लस सी बन जाएगा। ये क्या हो गया, 18 माइनस सी हो जाएगा। अच्छा, माइनस सी से माइनस सी कट जाएगा तो ये, अरे ये तो गड़बड़ है ना। -7 बराबर 18 थोड़ी होता है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये केस हमने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से करते हैं, ये माइनस सी को इधर ले आता हूँ, इस 7 को उधर भेज देता हूँ, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, सी माइनस माइनस सी, तो प्लस का सी हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा बराबर, ये उधर चला गया 7, तो 18 माइनस कितना 7 हो जाएगा। तो 2c बराबर कितना आ गया, 18 माइनस 7 कितना हो गया, 11 हो गया। तो c की वैल्यू क्या होगी, 11/2 होगी, ठीक है। अच्छा, c की वैल्यू पता चल गई। हमारे लिए बस यही तो एक क्वेश्चन मार्क था कि c क्या होगा। तो जो अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो कि हमने बीच में मानी भी थी, नहीं समझ में आया तो अज्यूम कर लिया था हमने, 9x + 6y + c बराबर 0। अब चूंकि c की वैल्यू पता चल गई है तो ये बन जाएगी 9x + 6y + 11/2 बराबर 0। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, बाकी जो करना है करो। ये अपना आंसर बन गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 ये है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। एक लाइन आ रही है लाइट की, वो 1,2 से पास हो रही है। रिफ्लेक्ट्स ऑन दी एक्स एक्सिस, अच्छा ऐसे आके गुजर के एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके कहीं जा रही है। रिफ्लेक्ट्स ऑन दी एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट ए, ठीक है। एंड दी रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू दी पॉइंट 5,3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ते रहना क्वेश्चन को, मैं इसको अपने यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और हो सके तो एग्जैक्ट ही बना लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पॉइंट है नहीं यहाँ पर। तो ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। पॉइंट्स देखें तो 1,2 पॉइंट का जिक्र हो तो 1,2 समझ लो यहाँ पर है, ठीक है। और एक 5,3, तो 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पे ले रहे, तो 5,3 समझो कि यहाँ पर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ, ये क्या है 1,2। इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, ये कौन सा पॉइंट है 5,3 है ऐसे। तो अब क्या है कि यहाँ ए से कोई लाइन ऐसे रे आ रही है। अब देखो रे किधर से आएगी, इधर से आएगी तो इधर चली जाएगी ना, इधर से आएगी तो वापस चली जाएगी, और इसका मतलब इधर से आके उधर से गुजरनी भी तो चाहिए टकराने के बाद में। तो हम डायग्राम कैसा बनाएंगे, रे को इधर से ले आएंगे, है ना। रे समझो कि कुछ इस प्रकार आ रही है लाइन, ऐसे रे आई, ये अपना मिरर है, यहाँ से टकरा के उधर चलेगी, तो करीबन कुछ इस प्रकार सा डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। रे इधर से आ रही है, ऐसे रे आई, यहाँ पर टकराई और इधर चलेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा है इसका डायग्राम, इतना ही लगाते हैं। तो अच्छा, इसका मतलब ये जो अपनी ये है ना, ये एक्स एक्सिस, ये किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से लाइन, तो ये मिरर का काम कर रहा है ना। ये अपना एक्स एक्सिस जो है वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है। रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है वैसे, तो थोड़ी बहुत वही फिजिक्स की चीज़ें फिर से यहाँ पर लग जाएगी, जो जनरल लाइफ की चीज़ें। तो वो चीज़ें क्या है, एक तो ये कि जैसे ऐसे रिफ्लेक्शन वगैरह होता है तो वो होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सब लगाएंगे हम यहाँ पर। खैर थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर लेते हैं। ऐसे में एक होता है ना नॉर्मल, आपने वहाँ पर भी देखा होगा, नॉर्मल का जिक्र होता है। नॉर्मल क्या होता है, जो मिरर है ना, तो ये इसको बोलते हैं हम शायद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या ऐसा कुछ, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है। तो यहाँ पर इस मिरर के परपेंडिकुलर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है। अच्छा, इसमें क्या है फिर आगे, यहाँ पे कुछ एंगल का काम कर लेते, क्योंकि ऐसे तो पता कर नहीं पाएगा। अच्छा, ए पॉइंट यहाँ पर कुछ बोला है ना, ए पॉइंट इसके बारे में बोला, तो इसको मैं फिर पी पॉइंट बोल देता हूँ, छोड़ो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पी पॉइंट। ये ए हमें चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट, अच्छा ये बात तो है कि ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कुछ ऐसा मान लेता हूँ कि जैसे एक्स एक्सिस पे लगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल देता हूँ α,0 बोल देता हूँ ना, α,0। अब ठीक है, ये अल्फा, बस अल्फा चाहिए। इसने बोला ना एक के कोऑर्डिनेट्स, मतलब α,0, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, बस एक एक्स कोऑर्डिनेट आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। खैर देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट है, इसका आपस में तो कोई लेना देना होगा नहीं, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, लाइन इधर से आ रही है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइन इधर जा रही है तो ये हो गया रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल इसके बराबर है। हम कहीं पे थीटा वीटा मानना चालू करें, इस लाइन को यूज में लूँगा तो एक्चुअली इसको मैं यूज़ में लेना नहीं चाह रहा, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्लोप वर्टिकल लाइन है
और वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, इन्फानाइट होती है। इन्फानाइट में फिर हमें फालतू कैलकुलेशन में पंगा होगा, तो मैं इसको लेना नहीं चाह रहा, तो इससे बढ़िया ये ले लूँ। एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। जो वर्टिकल है उसकी स्लोप इन्फानाइट, जो हॉरिजॉन्टल है उसकी स्लोप जीरो। मैं इसको काम में लेना चाह रहा हूँ, तो चलो यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ मैं, ये वाला, ये थीटा बोल लिया, ये थीटा है, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये मिरर, ये नॉर्मल, तो इधर 90 डिग्री होगा। तो थीटा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। तो वही अपना कंसेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ मैं लगा देता हूँ। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है, इधर वाला, ये पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके लिए जगह कितनी बचेगी, ये थीटा ही जगह बचेगी इसके लिए। तो अच्छा, अब भी कुछ ज़्यादा चीज़ें पकड़ में आ नहीं रही, लेकिन करना तो पड़ेगा इसको। तो देखो दोस्तों, ये एक चीज़ लगा देता हूँ मैं, नहीं तो इसका उससे फिर कनेक्शन कोई बन नहीं पाएगा। एक कनेक्शन बन सकता है, ये जो लाइन आ रही है, जो ऐसे लाइन आ रही है ना, उसका एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल है थीटा, उतना ही एंगल इधर की तरफ इसके साथ में है, रिफ्लेक्टेड लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में, है ना। तो ऐसा कुछ लगा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला थीटा यहाँ पर, और ये वाला थीटा यहाँ पर। तो थीटा बराबर थीटा, ऐसे करके चालू कर रहा हूँ मैं। इसका 10 ले लेता हूँ, तो 10 थीटा बराबर इसका भी 10 ले लेता हूँ, ये भी 10 थीटा होगी, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, 10 थीटा, ऐसा करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसकी जो स्लोप है ना, ये 10 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ, मतलब वो लगाना चाह रहा हूँ मैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ऐसा क्यों हिंट मिला, ये थीटा बराबर है। हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये वाली, ये भी एक्स एक्सिस इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इधर की तरफ ये लाइन अलग है, उधर की तरफ वो लाइन अलग है। ठीक है, तो फिर भी थीटा बराबर तो थीटा है। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, ऐसा कुछ करके। तो ये मैं लगाना चाह रहा हूँ। अब कैसे लगाएं, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें मार्क करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं इधर की तरफ इस यहाँ पे 10 थीटा लगाऊंगा, तो इसकी स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी स्लोप तो ये रही 0, m बराबर 0, ये लगा दूंगा, है ना। इधर m बराबर 0, और ये भी कितनी है, m बराबर 0। एक्स एक्सिस है, तो कहीं पर भी चले जाओ, m बराबर 0। एक इसकी स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी स्लोप को मैं m1 बोल देता हूँ। एक इसकी स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी स्लोप को मैं m2 बोल देता हूँ। ये m1 m2 नहीं पता अभी मेरे को, तो m1 m2 निकाल लेते हैं अलग से। m1 निकाल लेता हूँ। m1 कैसे निकालूंगा, ये इसकी स्लोप कैसे निकालूंगा, देखो एक पॉइंट तो ये रहा a, है ना, इस पे m1 मतलब इसकी स्लोप, इस इंसिडेंट रे की AP की स्लोप। तो ये पॉइंट तो क्या है, अल्फा कोमा 0, वो पॉइंट क्या है 1,2। तो 2 पॉइंट पता है, तो स्लोप निकालूंगा कैसे, ऊपर y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 2 माइनस 0, तो 2 हो जाएगा, और नीचे x कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसे अब मैं यहाँ पर m2 की ज़रूरत पड़ रही है, तो m2 निकाल लेता हूँ। m2 कैसे, m2 AB लाइन की स्लोप है, तो ये B पॉइंट पता है, A पॉइंट पता है, पता नहीं मतलब है, लिख तो रखा है। तो पहले ऊपर क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 3 बन जाएगा, डिवाइड बाई नीचे की तरफ x कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा, ये हो गया। m1 m2 पता चल गया। ठीक है, अब इन चीज़ों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं। 10 थीटा लगेगा, इधर वाला ना, इधर वाला है, ये स्लोप m1 है, ये स्लोप m है, तो इनके बीच में लगेगा। तो यहाँ पे m1 और m है ना, दो, यहाँ पे m1 m2 चाहिए होता है, तो इस बार मैं एक तो m1 ले रहा हूँ, एक m ले रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m बराबर, इधर 10 थीटा, ये इधर वाला 10 थीटा है, इसकी स्लोप m2, इसकी स्लोप m है, 0 बाद में रखेंगे, वैल्यू बाद में रखेंगे, इसके m2 और इसके m, तो m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 m। वैल्यूज़ रख देते हैं। वैल्यूज़ क्या है, ये m की वैल्यू 0 है, ये तीनों वैल्यूज़ इधर डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे रखूँगा मैं, m1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और m, देखो m की जगह तो यार 0 है ना, m जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो अपनी कैलकुलेशन बच जाएगी। m माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, ऐसे आ जाएगा ये, डिवाइड बाई 1 प्लस ये समथिंग इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 है,
ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी क्या है 0 है। तो नीचे की तरफ बस ये 1 बच जाएगा, मतलब 1 का भी कोई मतलब नहीं है, 1 + 0 1 हो गया और किसी के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, मॉडुलस ये बच गया इक्वल टू इधर की तरफ ये खत्म, तो 1 + 0 भी खत्म हो गया, 1 ही हो गया, तो ये m2 बच गया। m2 क्या है ये 3/5 - अल्फा ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनी। अब फिर से देखो दो मॉडुलस है, एक मॉडुलस इधर है, दूसरा मॉडुलस उधर है, तो हमें मॉडुलस ओपन करना पड़ेगा। तो अब इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ ढंग से। 2/1 - अल्फा का मॉडुलस इक्वल टू 3/5 - अल्फा का मॉडुलस। तो दो केस ले लेता हूँ, वही चीज़ अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन हम किया था हमने, दोनों तरफ मॉडुलस है, तो दोनों का साइन सेम हो सकता है या फिर दोनों का साइन विपरीत हो सकता है, मतलब ऑपोजिट हो सकता है। तो साइन सेम होगा तो प्लस प्लस हो या माइनस प्लस हो, सॉरी माइनस माइनस हो, तो कट ही जाएगा, तो उन पर साइन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लिख देता हूँ 2/1 - अल्फा बराबर 3/5 - अल्फा। या फिर दोनों का साइन अपोजिट भी हो सकता है, उस केस में ऐसा बोल दूंगा कि ये जो पहला नंबर है 2/1 - अल्फा वो दूसरे वाले के एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है, मतलब 3/5 - अल्फा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ साइन अलग है तो उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो फिर सेम हो जाएगा। तो ऐसे दिस इक्वल टू प्लस दिस इक्वल टू माइनस, ऐसे सोल्व करते हैं। इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10 - 2 अल्फा बराबर, इधर चला जाएगा तो 3 - 3 अल्फा। इसको सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 10 - 2 अल्फा बराबर ये -3 + 3 अल्फा, ऐसा हो जाएगा। ये 3 अल्फा इधर आ गया तो अल्फा, ये इधर चला गया तो -7, अल्फा की वैल्यू क्या है -7। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 अल्फा इधर आ जाएगा तो 5 अल्फा, ये इधर चला जाएगा तो 13। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये नीचे आ जाएगा तो 13/5 ही आ गई। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ से ना हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू -7 भी आई, अल्फा की वैल्यू 13/5 भी आई। किसी और तरीके से करोगे तो हो सकता है कि दो वैल्यूज ना आए, एक ही वैल्यू आए, लेकिन इस तरीके में हमें दो वैल्यूज मिली। तो अब यहाँ पर एक बार सोचो, एक बार खुद दिमाग लगाओ, ए पॉइंट अगर ऐसा सा सिस्टम है, ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइन ऐसे आके ऐसे जा रही है, तो क्या ए जो पॉइंट है वो इधर या उधर, चलो एक लिमिट डिसाइड कर लेता हूँ। ये लिमिट है, ये पी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर मैं यहाँ पे दीवार खड़ी कर देता हूँ, यहाँ पर दीवार खड़ी कर देता हूँ। ठीक है, पी पॉइंट से कोई ऐसे इंसिडेंट लाइन आ रही है, यहाँ पे टकरा के उधर जा रही है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट यहाँ ना होके इधर आ जाए या उधर आ जाए? ऐसा थोड़ी होगा। मतलब क्या कभी ऐसा डायग्राम बन सकता है, जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -7 है ना, इसके लिए जोड़ दे रहा हूँ मैं, ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, ये वाला अपना बी पॉइंट है, तो ये जो अल्फा की वैल्यू क्या, अल्फा,0 ये पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आई -7, तो इसका मतलब ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा -7,0। एक बार प्लॉट करेंगे -7,0, तो यहाँ कहीं पर आएगा। तो एक्चुअली ऐसा है, ऐसा कोलिनियर हो गया है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ से कोई लाइन आ रही है, यहाँ पर टकराएगी और फिर वापस उधर चली जाएगी, ऐसा सोचना ही गलत है। एक्चुअली लाइन इधर आएगी तो फिर टकरा के उधर जाएगी ना, वापस इधर थोड़ी जाएगी। तो ये जो अल्फा की वैल्यू -7 है, ये फिजिबल नहीं है अपने वाले क्वेश्चन में। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन वाला हो रहा है, तो ये जो अल्फा है या फिर जो ये ए पॉइंट है वो पी पॉइंट के नीचे या फिर बी पॉइंट के नीचे, ये जो पोर्शन होगा इसके बीच में ही घूमेगा, इनके बाहर नहीं जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा अल्फा वो 1 से 5 के बीच में ही होगा। यहाँ पर क्या है -7, -7 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 to 5, डज नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन ये जो है ये 1 से 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा अपना। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/5। तो जो हम पॉइंट पूछ रहे थे, अब मेरे पास जगह नहीं बची, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख लेना, देयरफॉर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स एंड पासिस थ्रू बी इज अल्फा,0, दैट विल बी, अल्फा की जगह ये रख देना 13/5, दैट विल बी 13/5,0। तो आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।